नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस तरह से कोविड-19 के परिणाम स्वरूप सभी संस्थान एक तरह से बंद ही हैं। आप लोगों का अध्ययन अध्यापन का कार्य लगभग ना के बराबर है। तो आपके इस लॉकडाउन के समय पर जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की थोड़ी सी भरपाई करने के लिए यूनिक कोचिंग क्लासरूम सतना एक समर्पित संस्थान है। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था पहले, जो एक सफल प्रयास रहा, जिसमें हमने अभिनव प्रयासी जी द्वारा गणित का अध्ययन अध्यापन यूट्यूब के माध्यम से करवाने का प्रयास किया। उसकी सफलता को देखते हुए अब हम ये चाहेंगे कि हम आपको सभी विषयों की विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा सकें। उसी के परिणाम स्वरूप हम आपके सामने हर एक विषय के एक एक छोटे छोटे वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिसमें हम हर एक विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो हमारे वीडियोस होंगे या जो हम आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाएंगे, ये वीडियो सामान्य रूप से जेल प्रहरी, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्जाम को या परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि हम उन क्वेश्चंस या उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रश्न इन 3 एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आ चुके हैं या आने वाले हैं, या उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन है इतिहास का। किसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं? इतिहास का। इतिहास के बारे में बहुत सामान्य सी बात है, आप सब बहुत पहले से इतिहास सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। स्कूल में भी पढ़ा आपने, कॉलेज में भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, और कई कोचिंग संस्थानों में भी आप इतिहास के बारे में पढ़ा होगा। अब इतिहास का सीधा सा मतलब होता है इति धन हा धन आस। मतलब अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ तो इसको ये कहेंगे कि पूर्व में जो घटनाएं घट चुकी हैं उसको हम कहते हैं इतिहास। पूर्व में जो घटनाएं घट चुकी हैं इसका मतलब होता है इतिहास का एक और मतलब होता है कि इतिहास वह कालखंड होता है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो पूर्व में कैसे घटित? तो किसी भी राष्ट्र की संस्कृति पर आधारित इतिहास होता है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के बारे में चर्चा करता है उस राष्ट्र का इतिहास। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इतिहास जो होगा वो भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के बारे में चर्चा कर रहा होगा या उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान कर रहा होगा। तो अब इतिहास का विभाजन कई सारे तरीकों से किया गया है। तो पहला जो विभाजन किया गया है वो एक विभाजन होता है साक्ष्यों के आधार पर, एक विभाजन होता है साक्ष्यों के आधार पर, और दूसरा होता है समय या अवधि के आधार पर। ठीक है, अवधि के आधार पर। साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। अवधि के आधार पर भी 3 विभाजन हो गए। एक है प्राचीन भारत या प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा विभाजन है मध्यकालीन भारत, और तीसरा विभाजन है आधुनिक भारत। चलिए, अब समझते हैं कि ये जो विभाजन किया गया है इसमें कैसे हम इसको इससे अलग करेंगे और इनको इससे अलग करेंगे और इनमें क्या अंतर है। तो हम पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में। तो देखिए, साक्ष्य 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य और एक होता है लिखित साक्ष्य। लिखित का मतलब रिटन फॉर्म में जो मिला होगा, पुरातात्विक मतलब जमीन से खोद के निकाला गया है, कहीं पर हमको कोई गुफा मिल गई है, कहीं कोई अभिलेख मिल गया है। तो इस तरह के जो साक्ष्य होते हैं वो कहलाते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित साक्ष्य का मतलब जैसे आजकल आप पुस्तकें देखते हैं तो पुस्तकें लिखित साक्ष्य के अंतर्गत ही आती हैं। पुस्तकें हो गई, कहीं किसी शिलालेख में कोई जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी हुई है तो वो लिखित साक्ष्य हो गए। तो साक्ष्यों के आधार पर जो पहला विभाजन है वो प्रागैतिहासिक काल। मतलब इस काल में क्या हो रहा है, हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य है, ये है हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य है, पर लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। मतलब लिखित साक्ष्यों का अभाव है, लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य में हमारे पास कई सारे अभिलेख मिलेंगे, कई सारे वस्तुएं मिलेंगी, मुद्राएं मिलेंगी, सिक्के मिलेंगे, ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी जिनके आधार पर हम बता सकेंगे कि इनमें ये किस काल से संबंधित हैं। आदि ऐतिहासिक काल में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी होते हैं, ये भी हमारे पास ये उपलब्ध है, और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है। पर इन दोनों में से किसी एक का ही उपयोग संभव हो पाए। उपयोग संभव हो पाना मतलब पुरातात्विक साक्ष्य हम पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास कई सारी विधियां, जैसे कार्बन रेटिंग एक विधि होती है
जिसके माध्यम से हम किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य की उम्र बता सकते हैं। पर लिखित साक्ष्य इसका उपयोग में अभी नहीं आ पाए। जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता में कुछ लिपियां मिलती हैं, पर अभी भी वो लिपियां हमारे द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी, तो वो कहलाते हैं लिखित साक्ष्य। तो इसमें से आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्यों का उपयोग संभव है, पर इनका उपयोग हो पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया, हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल में हमारे पास दोनों साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक भी होते हैं और लिखित साक्ष्य भी होते हैं, और इन दोनों का उपयोग भी संभव है। जैसे वैदिक साहित्य हमारे पास है, वेद है, उपनिषद है, अन्य जानकारियां हैं, विदेशी विवरण होते हैं, ये सब किसमें आते हैं? लिखित साक्ष्य में। और पुरातात्विक साक्ष्य में हमारे पास कई सारे अभिलेख मिलते हैं, जैसे एरन का अभिलेख मिलता है। तो ये ऐतिहासिक काल में ये दोनों चीजें उपलब्ध हैं, और इन दोनों का उपयोग करके हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ विभाजन साक्ष्यों के आधार पर, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अवधि के आधार पर बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास चालू होता है लगभग ऐसे मान लीजिए कि वैसे तो अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो लाखों वर्ष पूर्व का इतिहास है, पर जो हमारे पास सच्ची या पुख्ता जानकारी है उसके आधार पर हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से लगभग 712 ईस्वी तक या एडी तक हमारे पास जानकारी जो होगी वो हम किसमें पढ़ेंगे? प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। मध्यकालीन भारत का जो समय है वो लगभग 712 ईस्वी से 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक माना जाता है। यहाँ पर हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि धर्मों का उदय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब के बारे में चर्चा, विदेशी यूनानी आक्रमण, ये सब सारी चीजें। और मध्यकालीन भारत में हमारे पास 712 से चालू होता है। 712 में भारत पर एक अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था, भारत के शासक दायरे के खिलाफ। उसके बाद से जो इतिहास पढ़ा जाएगा वो किसमें पढ़ा जाएगा? मध्यकालीन के अंतर्गत। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और उसकी मृत्यु के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है। और फिर क्या आ जाता है? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का इतिहास चालू होता है 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। 1947 ईस्वी तक मतलब 1707 में हमारे औरंगजेब मरते हैं, उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक आते हैं, उसके बाद भारत में कंपनी का शासन स्थापित होता है। कंपनी कैसे कैसे शासन होती है, कितने विद्रोह होते हैं, हमारे देश में कैसे संवैधानिक सुधार होते हैं, ये सब सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? आधुनिक भारत के अंतर्गत। 1947 के बाद का इतिहास जो होता है वो हमारे संविधान के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये हो गया इतिहास का सामान्य रूप से विभाजन। अब हम इसको बाद में पढ़ेंगे, आज हम इसके बारे में जरा सी चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, कि प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको पढ़नी है, तो पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है क्या? मानव की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति। क्योंकि किसी भी तरह का इतिहास किसी न किसी जीव के उद्भव के परिणाम स्वरूप ही होता है। तो जो ये इतिहास हमको प्राप्त होता है वो मानव की उत्पत्ति से हम पढ़ते हैं, क्योंकि मानव की उत्पत्ति के बाद ही इतिहास का अस्तित्व या इसका इतिहास लिखना चालू होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाषाण युग, फिर हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण, और ये पढ़ने के बाद फिर हम कहाँ चलेंगे? अब इसके बाद से हमको जो साक्ष्य मिलने लगेंगे, किसके मिलने लगेंगे? पुरातात्विक भी हैं और लिखित भी हैं। तो इसके ताम्रपाषाण के तुरंत बाद हम किस में चलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जिसको आप सब जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? आदि ऐतिहासिक। तो कभी कभी एक सामान्य छोटा सा प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस इतिहास के किस कालखंड में माना जाता है, यह किस कालखंड का भाग है? तो हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा है, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम कहां तक चले जाएंगे? लगभग हर्षवर्धन या हर्षवर्धन युग के समय तक। हर्षवर्धन एक शासक है जिनको अंतिम शासक माना जाता है, और उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है।